हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो होता क्या है कि सन से जो भी रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है उसमें से कुछ रेडिएशन को एमिट कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ जो है अर्थ के सरफेस से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। ये जो रेडिएशन है ये लॉन्ग वेव की रेडिएशन होती है, जबकि सन से जो रेडिएशन आती है अर्थ के सरफेस तक वो होती है शॉर्ट वेवलेंथ की। तो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन है जब अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है एटमॉस्फेयर में, कुछ गैसेस जो है प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बुलाते हैं, वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन टर्न अर्थ का जो सरफेस है उसे वार्म अप करती हैं, उसे गर्म बनाए रखती हैं। उसका जो टेम्परेचर है इतना बना के रखती हैं करीब 15 डिग्री सेल्सियस के करीब, कि लाइफ जो है वहाँ पर सस्टेन रह सके। अर्थ के सरफेस को इतना ये वार्म अप करती। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो रिफ्लेक्टेड या इनकम जो सोलर रेडिएशन है उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं, और उसके कारण जो अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन लेवल पे बना रहता है और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। इस अफेक्ट को हम ग्रीन हाउस अफेक्ट कहते हैं। तो कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि वाटर वेपर है, उनमें से मेन कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, और कुछ और गैसेस भी हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, परफ्लोरोकार्बन्स हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ऐसी वेवलेंथ को जो कि 4 माइक्रोमीटर से लंबी वेवलेंथ की होती है उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि अर्थ के सरफेस को अगर ये गैसेस नहीं होती तो ये जो है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता। तो एक तरह से इन्होंने एक थर्मल ब्लैंकेट क्रिएट किया हुआ अर्थ के चारों तरफ, जिससे कि जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बुलाते हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके द्वारा अर्थ का सरफेस पर अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टेड हो जाता है और वो जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर रेडिएशन जो है अर्थ का सरफेस जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में अर्थ के सरफेस से एमिट होती है। तो इसी को जो है ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें ज़्यादातर हिस्सा होता है आपका यूवी रेडिएशन का, उसमें होती है विजिबल लाइट। तो ये जब अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के सरफेस, तो ये जो सरफेस है अर्थ का वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यानी नियर इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन को एमिट करता है, जिसको ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके कारण से अर्थ का सरफेस और जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसकी वार्मिंग होती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बुलाते हैं। तो अब है क्या, ये जो नेचुरल फिनोमेना है इसमें एक एक्स्ट्रा वैगेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि मैन की एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन की वजह से, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसी के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो एक तरह से ओवरऑल एटमॉस्फेयर में जो कंसनट्रेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती है तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो पूरे डेकेड में देखा जाए, लास्ट 100 ईयर्स में देखा जाए, जो वो कम से कम थोड़ा सा 1 डिग्री से थोड़ा सा कम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और इसकी वजह से क्या है कि हमें एक अफेक्ट देखने को मिलता है ओवरऑल, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बुलाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मेनली ये हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रीन हाउस अफेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। इसी को हम एनहांस्ड या एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट बुला सकते हैं। तो जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर में अर्थ के एटमॉस्फेयर का ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बुला रहे हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके पीछे मेन रीजन्स हैं कि CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, और भी जो कई गैसेस हैं जैसे CFCs हैं और परफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनका कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, मेनली पॉल्यूशन की वजह से। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण
कि जो अफेक्ट पड़ सकता है वो हमारे अर्थ के ऊपर, वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। माना जाता है कि 2030 तक जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा हर डेकेड में ये इंक्रीज़ होता जाएगा। इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जो क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं इक्वेटर के आसपास, वहाँ पर क्या है टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से हो सकता है कि हीट की वजह से या इनसफिशिएंट रेन की वजह से ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएं कि क्रॉप्स को नुकसान पहुँचे, जो वेदर का पैटर्न है, लोकल क्लाइमेट का पैटर्न है वो चेंज हो जाए। और हाई टेम्परेचर की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो पोल्स पर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा कि सी लेवल जो है समुद्र में जो पानी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ सकता है। और जितनी भी मेजर सिटीज़ जो कि तट के आसपास सिचुएटेड होती हैं, समुद्री तट के आसपास, उनको खतरा हो जाता है कि वो डूब जाएंगी। इसके अलावा कई ऐसे जो है लोकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए बिल्कुल ही क्लाइमेट बदल जाए, जैसे कि फ्लड्स का आना अचानक से, क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी लाइफ का डिस्ट्रक्शन, यहाँ तक कि टॉर्नेडोज़ की फॉर्मेशन हो। और जब ये जो टेम्परेचर है इक्वेटर से साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ फैलेगा तो हो सकता है ट्रॉपिकल डिजीज़ जो हैं वो भी जो है ज़्यादा देखने को मिले उनकी अक्रेंस। तो ये जो ट्रेंड है अल्टीमेटली मालदीव्स हैं, आपके कई सारे आइलैंड्स हैं अर्थ में, और कोस्टल एरिया का जिसमें कि 11.5% आता है बांग्लादेश के कोस्टल एरिया का, उन सबको सबमर्ज कर सकता है समुद्र में, उन सबको डुबा सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता वाली कंडीशन है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, जो कि मैन की एक्टिविटीज़ से मेनली इंक्रीज़ हो रही हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इनका CO2 का एमिशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से मेनली ये प्रॉब्लम जो है ग्लोबल वार्मिंग की देखने को मिल सकती है। और इसी को लेकर एक प्रोटोकॉल, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है साइन किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल बुलाया जाता है, क्योंकि ये क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को, और इसे फोर्स में लाया गया 16 फरवरी 2005 को। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट, जिसके चलते जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये तय किया गया कि वो अपना जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसे कम से कम जो है 5.2% तक रिड्यूस करेंगी 1990 ईयर के मुकाबले। तो मेनली इस क्योटो प्रोटोकॉल में 6 जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको इंक्लूड किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड आती है इसमें, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए एक लीगल एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में, जिसको 2005 में एक्चुअली फोर्स में लाया गया था।